अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुरेश जैन सर, सम्माननीय सभी वरिष्ठ प्राध्यापकगण तथा समस्त साथी प्राध्यापक एवं महाविद्यालय परिवार एवं प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संदर्भ में एक व्यापक कार्य योजना के तहत विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान 17 अक्टूबर से प्रारंभ है। इस विशिष्ट अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षा व सम्मान के प्रति उन्हें जागरूक करना है। महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समाज में तक बहुत ही विवादास्पद रही है। यह संयोग मात्र नहीं है कि जब पूरी दुनिया में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, उसी समय महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा भी बढ़ती जा रही है और महिलाएं स्वयं को अधिक असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही कारण है कि हमारी वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा विशेष अभियान का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति अभियान पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु मुख्य वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर निधि मिश्रा मैडम का स्वागत करती हूँ। मैडम के व्याख्यान से पूर्व मैं मैडम के एकेडमिक कैरियर से संबंधित संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। वर्तमान समय में मैडम काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। मैडम ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से तथा पीएचडी की उपाधि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से प्राप्त की है। मैडम के पीएचडी का टॉपिक विकलांग बच्चों के विकास में विकलांग सेवी संस्थानों की भूमिका सामाजिक अध्ययन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मैडम के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित है। आपने समसामयिक परिस्थितियों तथा वर्तमान में व्याप्त समस्याओं को स्पर्श करने वाले विभिन्न बिंदुओं पर अपने लेख प्रस्तुत किए हैं। उन सभी विषयों के नाम यहाँ उल्लेखित करना तो संभव नहीं है, फिर भी मैं मैडम द्वारा लिखित कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि यदि उनकी बात यहाँ न की जाए तो हमारे आज के टॉपिक पर मैडम द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान के साथ न्याय संगत नहीं होगा। जैसे मैडम का रिसर्च पेपर वगैरह में ये टॉपिक था कि पॉवर्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। दूसरा इन्होंने टॉपिक था द हेल्थ कंडीशन ऑफ एल्डर वुमेन इन अर्बन। इसी प्रकार अगला द कंडीशन ऑफ एल्डरली इन द फैमिली इन प्रेजेंट इरा सोशियोलॉजिस्ट स्टडी इत्यादि। ऐसे ही विभिन्न टॉपिक्स पर मैडम का रिसर्च पेपर रहा। इसके अतिरिक्त मैडम ने विभिन्न कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार्स में भी अपने व्याख्यान सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत करती रही हैं। मैडम ने 2013 में ICSSR द्वारा भी अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। इसके साथ ही मैडम का व्यक्तित्व बहुआयामी है। इन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंटर फैकल्टी यूथ फेस्टिवल, कल्चरल एसोसिएशन महिला महाविद्यालय, एनुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स महिला महाविद्यालय, साइंस डिबेट तथा लाइट म्यूजिक कंपटीशन में भी मैडम को पुरस्कृत किया जा चुका है। मैडम के एकेडमिक से जुड़े इस संक्षिप्त परिचय में मुझसे कहीं कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और मैडम को आज के व्याख्यान, जिसका विषय सामाजिक संदर्भ में महिलाओं की भूमिका पर आधारित है, मैडम को आमंत्रित करती हूँ। मैडम, आपका पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपने व्याख्यान को प्रारंभ करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। सबसे पहले तो जो समस्या आती है हर बार ऑनलाइन में, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सब तक स्पष्ट पहुंच रही है? जी मैम, एकदम क्लियर आवाज आ रही है आपकी। जी, ये ऑनलाइन सेटअप जो है बहुत नया होने के साथ साथ कुछ समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो बस हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और कल अचानक से मैम का फोन आया, तो
उसी समय एक मतलब उस समय तो मैं कई सारे कार्यों में थी। उसके बाद फिर जो है शाम को आराम से बात हो पाई 7 बजे के बाद में से। तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार सभी विद्वतजनों को, प्रिंसिपल सर को और अन्य सभी अध्यापकों, प्राध्यापकों एवं सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। विषय है सामाजिक संदर्भ में महिलाओं की भूमिका। जब हम सामाजिक संदर्भों की बात करते हैं, जब हम सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण, जैसे जब भी हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं, जब हम सामाजिक संरचना को पढ़ते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि सामाजिक संरचना क्या है या सामाजिक संदर्भ क्या है। वास्तविकता ये है कि सामाजिक संदर्भ जो होते हैं, सामाजिक संदर्भ जो होते हैं, उसमें परिवार, किसी भी समाज की संरचना में परिवार एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार ना सिर्फ सामाजिक नियंत्रण का एक केंद्र है, ना सिर्फ सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अपितु पूरे सामाजिक संरचना में अगर परिवार अच्छे होंगे तो बच्चे अच्छे होंगे और क्राइम रेट जैसी चीजें कम होंगी। और इस परिवार की, अगर हम अपनी शारीरिक संरचना के आधार पर परिवार की संरचना को समझें, तो हमारा परिवार एक शरीर की भांति अगर है, तो महिला उस शरीर की रीढ़ है, जिसके बिना ना वो समाज खड़ा हो सकता है, ना उसका मानसिक संतुलन बना रह सकता है, ना ही उसके हाथ पैर कार्य कर सकते हैं। तो इस रीढ़ को, लेकिन समस्या ये है कि जो इस रीढ़ पर भार सबसे ज्यादा है और इस रीढ़ की रिकॉग्नाइजेशन सबसे कम है। हमने महिलाओं को कहा, एक मैडम बोल रहे हैं, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो अपनी सोच है एक समाजशास्त्री के रूप में, मैं देखती हूँ कि अगर आपको काम ज्यादा करवाना हो तो आप उनकी तारीफें शुरू करें। तो आप परिवार की धुरी हैं, आप परिवार की रीढ़ हैं, आप परिवार की महत्वपूर्ण अंग हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, देवी स्वरूपा हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं, जब ये व्यवहारिक स्तर पे आती हैं, जब ये जमीनी स्तर पे आती हैं, तो पता नहीं ये सारी बातें कहाँ चली जाती हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में शक्ति है, नारी शक्ति स्वरूपा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी जाए। देखिए, अगर हम भूमिकाओं की बात करें, सामाजिक संदर्भ में महिलाओं की भूमिकाओं की बात करें, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सामाजिक संदर्भ में भूमिकाओं और कर्तव्यों के साथ साथ महिलाओं के कुछ अधिकार भी हैं। अगर वो परिवार की रीढ़ है, तो उस रीढ़ को मजबूत रखना उस परिवार का ही कार्य होगा, उस समाज का ही कार्य होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कह लें, कि मैं ये नहीं कहूंगी कि व्यवस्थाएं बदली नहीं। एक समय होता था जबकि मान लिया जाता था कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र सिर्फ परिवार तक सीमित है। अब महिलाओं का कार्यक्षेत्र वो हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, सिर्फ राजनीति में नहीं, सिर्फ खेल कूद में नहीं, वो पायलट भी हो रही हैं, वो फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। और इन सारी चीजों में परिवार का सहयोग है, उनके माता पिता का सहयोग है, तभी वो आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन प्रतिशत का क्या, कितनी प्रतिशत महिलाएं, एक डेटा मेरे पास है, अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो हालांकि 2001 के अनुपात में 2011 में सेक्स रेशियो बेटर हुआ है, जो जेंडर रेशियो है वो बेटर हुआ है। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष अब हैं, जो रेशियो है उसका। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? मतलब 50%, लगभग 50% आबादी, लगभग 50% आबादी, ना कि 50%। इसके अलावा अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात करें, तो आप अगर डेटा उठा के देखते हैं, अगर फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड आप डेटा देखते हैं, आपको ये ज्ञात होगा कि जहां 100 मिलियन पुरुष अगर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं,
तो सिर्फ 85 मिलियन महिलाएं हैं जो कि एजुकेशन पा रही हैं। 100% पुरुषों में 85 मिलियन 100 अगर पुरुष हैं तो उसमें 85 महिलाएं ऐसा है जो एजुकेशन पा रही हैं, ना कि, और उसमें भी डेटा की अगर बात करते हैं तो 26 मिलियन महिलाएं, उसमें अगर 85 मिलियन महिलाएं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तो उसमें से मात्र 26 मिलियन महिलाएं ऐसा है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच पाती हैं, और 1.8 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो प्रौद्योगिक शिक्षा ले पाती हैं, यानी उसमें किसी भी तरह की प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है। तो कभी भी जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कभी भी वो महिला इतनी सशक्त नहीं होगी कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ने में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसे स्वावलंबी बनाने में कार्य कर सके। अगर हम पहले तो कुछ छोटे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ छात्र छात्राएं भी स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ, तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। 2 चीजें आप हर जगह पढ़ते, सुनते और देखते हैं, सेक्स एंड जेंडर, राइट। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स का अर्थ होता है जो शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाओं और पुरुषों में भिन्नता पाई जाती है, मात्र शारीरिक संरचना के आधार। यही कारण है कि उन्हें एक सीध में माना गया कि महिलाएं और पुरुष 2 अलग अलग शारीरिक आधार पर ये 2 अलग अलग संरचनाएं हैं, परंतु समाज में उनका स्थान एक समान है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, हर बार हम ये नहीं कहते हैं सेक्स इनइक्वालिटी, हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर का अर्थ होता है समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर महिलाओं और पुरुषों में भिन्नता देखी जाती है। भारत के निवासी होने के नाते हम सब महिलाएं भी इस मामले में सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस वक्त संविधान बना, वहीं से महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समान अधिकार प्राप्त हुए। वरना अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यूरोप में, अमेरिका जैसी कंट्रीज में पॉलिटिकल राइट्स के लिए, राजनीतिक आधारों के लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। फेमिनिस्ट मूवमेंट और रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। उन्हें एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके उन्हें राजनीतिक आधार पर और राजनीतिक समानताएं प्राप्त हुई। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान में मूल अधिकारों में साफ और स्पष्ट तौर से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी तरह की असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक्चुअल फैक्ट, क्या वास्तविकता वही है? समानता के अवसर प्रदान किए गए। अगर हम प्राचीन काल से लेके उत्तर वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें हर तरह के अधिकार प्राप्त थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार भी था और उन्हें विवाह के अधिकार भी थे, अपना उन्हें क्या करना चाहती हैं आगे उसका भी अधिकार उन्हें था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति समस्या में आनी शुरू हुई, उनकी स्थिति निरंतर उसमें गिरावट देखी। अगर उस आधार पे देखें और मुगल काल के आधार पर देखें तो वास्तव में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ, बहुत सारे कानून बनाए गए। मैं तो आपसे कहूंगी कि अगर संभव हो तो किसी अच्छे लॉ के प्रोफेसर या किसी कानूनविद को बुलाएं ताकि एक बार बच्चे समझ सके कि उनके राइट्स क्या क्या हैं। उसमें मैं बहुत चर्चा नहीं करूँ, ठीक है। बहुत सारे कानून बनाए गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, घरेलू हिंसा अधिनियम, अभी हम देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा अभी प्रमिला मैम ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन शक्ति प्रारंभ किया है जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, उन्होंने महिलाओं की स्थिति, वो ब्रह्म समाज के सती प्रथा निरोधक अधिनियम से प्रारंभ होकर आज तक महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की शिक्षा में बहुत सुधार हुए। लेकिन क्या वो प्रतिशत वैसा है जैसा एक महत्वपूर्ण, मतलब आज भारत अपने माध्यम से
देश को, पूरे दुनिया को, कोरोना टाइम में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर भाग रही है, योग की ओर भाग रही है। भारत एक विश्व गुरु और महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो क्या एक ऐसा देश जो पूरे विश्व को नए पाठ पढ़ा रहा है, नई चीजें सिखा रहा है, उस देश में क्या अभी वो स्थितियां बदली हैं? क्या वास्तव में वो परिवर्तन आया है महिलाओं के प्रति, लोगों के नजरिए में? महिलाओं के प्रति जो असमानता थी उसमें क्या वास्तव में वो परिवर्तन आए हैं? ये एक विचार योग्य प्रश्न है। अगर हम इस असमानता को देखें, जैसे अभी मैंने बात की जेंडर इनइक्वालिटी, तो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है इस लैंगिक असमानता में। सबसे पहला जो असमानता 3 मुख्य आधारों पर होती है, जो सबसे पहली असमानता होती है, वो होती है जन्म से। आज भी मैंने कहा कि चीजें बदल रही हैं, बेटर हो रही, और एक कह सकती हूँ कि एक सकारात्मक सोच को अगर हम लेके आगे बढ़े तो हमें चीजें अच्छी लगेंगी कि नहीं, परिवर्तन आ रहा है। अब बेटियों के जन्म पर भी लोग खुश होते हैं, लेकिन क्या एक बेटी होने के बाद दूसरी बेटी हो तो उतने ही खुश होते हैं? क्या एक बेटी के पिता के रूप में आपका जो मेन कंसर्न है, क्या वास्तव में वो ये है कि हमें अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के ये बनाना है, या उसका विवाह करना है और दहेज देना है? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। भले ये स्थितियां सुधरी हो, अब पिता के रूप में हम ये देखते हैं, पिता के रूप में, माता के रूप में हम ये देखते हैं कि अगर मेरी बेटी है तो मैं उसे पढ़ा के किसी योग्य बना, लेकिन क्या वो प्रतिशत उतना है जितना होना चाहिए? आज भी महिलाएं सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रही हैं। या अगर आप करियर ऑप्शन की बात करें तो मान लिया जाता है कि टीचिंग कर लो, वो सेफ है। तो पहली असमानता तो जन्म से प्रारंभ हो जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण असमानता का आधार है, और वास्तव में ये वो आधार है जिसने कि अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी को बना के रखा है, वो है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? किसी भी जैविक प्राणी के सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया। कोई भी जैविक प्राणी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए उसकी बेसिक नीड्स के अलावा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे वो चीजें सीखता है, चलना, बोलना, और जब वो चीजें सीखना शुरू करता है तो हम उसे क्या सिखा रहे होते हैं कि लड़की हो गुड़िया से खेलोगे, लड़का हो ट्रेन से खेलोगे, गन से खेलोगे। अब एक क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैडम की तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन में ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर वहाँ पे, मैम क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम? जी। तो सामाजिकरण के आधार पर अगर हम देखें तो क्या चीजें हमें नजर आती हैं? सामाजिकरण के आधार पर आप देखिए किस तरह से लड़कों और लड़कियों के बीच जो सामाजिकरण की भिन्नता पाई जाती है। घर के काम है तो बेटी करेगी, बाहर के काम है तो बेटा करेगा। अब हम लोग बहुत इक्वलिटी की बात कर लेते हैं तो हम ये कह देते हैं कि बाहर के काम भी बेटी कर लेगी, लेकिन घर का काम बेटा नहीं करेगा।
ये हमारे जो समानता का आधार है। इवन आप बाकी जगहों पर छोड़िए, आप एक बहुत सिंपल इस छोटी सी चीज का प्रभाव क्या होता है आप वो देखिए। किंडर जॉय, आई थिंक सब जिसके छोटे बच्चे हैं सब किंडर जॉय बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, है ना? जी जी छोटे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं कि किंडर जॉय खाना है। किंडर जॉय में भी पिंक कलर लड़कियों के किंडर जॉय का है, ब्लू कलर लड़कों के किंडर जॉय का है। कारण क्या है? पिंक किंडर जॉय में डॉल निकलती है और ब्लू किंडर जॉय में कार निकलती है। क्या अगर कोई लड़का डॉल से खेलता है तो वो, या किचन सेट से खेलता है, तो क्या उसका सोशलाइजेशन खराब है? अब मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से? जी जी मैम जी संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम आवाज तो आपकी क्लियर है। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सामाजिकरण, जहां पर कि वहीं से प्रारंभ हो जाता है ये कि हाँ तुम लड़की हो तो तुम ये काम करोगी, ये काम करोगी, तुम लड़के हो तो तुम ये काम नहीं करोगे। मैं जेंडर इनइक्वालिटी की बात में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, काफी अत्याचार पुरुषों को भी झेलना पड़ता है। अगर पत्नी आपकी अच्छे पोस्ट पे है और आप थोड़े कम अच्छे पोस्ट पे हैं तो आपके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अगर आप बहुत प्यार से पोलाइटली विनम्रता के साथ बात करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो असमानता का अर्थ ये नहीं कि चीजें सिर्फ महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं, पुरुषों के साथ भी इस असमानता ने पुरुषों को भी बहुत परेशान किया है, उनका भी नुकसान किया है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण असमानता है, मैं देख रही हूँ समय का अभाव है थोड़ा, तो मैं जल्दी चीजों को समाप्त कर रही हूँ। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है कार्य स्थल पर, एट वर्क। वर्क फ्रंट में अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण चीजों की बात करें। एक समाजशास्त्री के रूप में जब मैं चीजों को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद महिलाएं चूंकि संतानोत्पत्ति कर सकती हैं, वो इस ब्लेसिंग को दुनिया तक ला सकती हैं कि दुनिया में मतलब इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं। इसीलिए हमारे वैदिक ट्रेडिशन में जाइए तो ब्रह्मा के रूप में भी उन्हें माना गया है, जो क्रिएशन का काम करती है, जो चीजों का निर्माण का कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं आधारों पर वर्ग डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा कि शारीरिक कार्य बाहर के ज्यादा होते हैं तो वो पुरुष कर लेंगे, और घर के मानसिक जो शक्ति चाहने वाले, जो मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, वही वो कार्य कर सकता है, तो इसलिए वो कार्य महिलाओं को दे दिए गए। लेकिन चीजें बदली, समाज बदला, तो धीरे धीरे ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो बाहर के क्षेत्र थे, जो आर्थिक रूप से मजबूत सशक्त क्षेत्र थे, वहां भी महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ा और वहां भी महिलाओं ने कार्य करना प्रारंभ किया और कहीं ज्यादा एफिशिएंसी से वो वर्क कर रही हैं। इस चक्कर में ये हुआ कि लेकिन ये जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो आधार था, उसमें सिर्फ एक कमी नहीं आई कि अगर सेम पोस्ट पर, एक ही स्थान पर पति और पत्नी दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन घर आकर खाना बनाना या घर के कार्य करना वो महिलाओं की जिम्मेदारी है, और पुरुष उसमें अगर हाथ बटाने का प्रयास करता है तो उसे समाज तरह तरह के टैक्स देना शुरू करता है। तो ये असमानता तो आज भी चल रही है। दूसरी चीज, अगर हम वर्क फ्रंट पे बात करें तो ज्यादातर महिलाएं
जो टोटल एक तो हमारे यहाँ महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने का स्तर कम है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होने के बावजूद महिलाएं जितना कार्य घर में करती हैं उससे कम ही कार्य वो बाहर करेंगी, लेकिन घर में किए गए कार्य को वो स्थान नहीं मिला होता है, वो महत्व नहीं मिला होता है जो आर्थिक रूप से किए गए कार्यों को मिलता है। नारी सशक्तिकरण का ये अर्थ नहीं है कि मैं बाहर जाके कमाऊंगी और एक मजबूत पोस्ट पे रहूंगी तभी मैं सशक्त हूँ। अगर परिवार में मेरी बातें सुनी जाती हैं और अगर परिवार में मुझे स्थान दिया जाता है, परिवार के एक मजबूत आधार के रूप में अगर मुझे स्वीकार किया जाता है तो भी मैं सशक्त हूँ। तो इस मामले में सशक्त महिलाएं पूरी तरह से आज भी नहीं है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, सशक्त नहीं। ये एक बड़ी चर्चा का विषय है, एक बड़े डिबेट का विषय है। तो कार्य क्षेत्र में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में महिलाएं हैं, उन लोगों को मान लिया जाता है कि भाई ये महिलाएं जो है इनके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी कम है, शारीरिक श्रम कम है, तो इसलिए इनको वेतन में असमानता, हालांकि सरकारी प्रयास रहा है समान कार्य समान वेतन के रूप में, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन में वो अधिकार नहीं मिलते हैं। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं को वस्तु के रूप में उनका प्रयोग, कार्य क्षेत्र में भी महिलाओं का वस्तु के रूप में प्रयोग। रिसेप्शनिस्ट किसी भी संस्था में सुंदर होनी चाहिए, प्राइवेट संस्थाओं में खासकर, कि लोग ज्यादा उधर आएंगे। तो क्या नारी एक सुंदर वस्तु के रूप में है जिससे लोग आकर्षित होकर आएंगे? प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखें, मीडिया में आप देखें, एक डीओ लगा लेने से क्या महिलाएं इतनी उनके मतलब उनका अपना कोई कॉन्शियस नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है कि एक डीओ से वो आपकी ओर चली आएगी? आपके व्यक्तित्व में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वास्तव में महिलाएं, देखिए समस्या दोनों जगह है, महिलाएं पूजी भी ना जाएं क्योंकि वो व्यक्ति हैं। यहाँ बात ये नहीं है कि आप मुझे ज्यादा अधिकार दीजिए, यहाँ बात यह है कि आप मुझे बराबर अधिकार दीजिए, क्योंकि भूमिका किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, संदर्भ में महिलाओं की भूमिका किसी से कम नहीं है। अगर सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण में पहली शिक्षिका माँ होती है। पहली शिक्षिका, अगर आप एक नारी को शिक्षित कर रहे हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। पहली शिक्षिका माता होती है, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है और बच्चा बाकी चीजें करता है। उसके बाद तो एक शिक्षिका के रूप में, आप एक व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अगर नारी को समझा जाएगा, क्योंकि देवी के रूप में सम्मान तो वो तो 9 दिनों के बाद तो फिर हालत वही है। लगातार हमारे देश में बढ़ता क्राइम रेट, लगभग 338,000 क्राइम के केसेस आते हैं, जो 2018 का डेटा है। हर साल भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के, जिसमें परिवार में होने वाली हिंसा, अच्छा इस हिंसा में सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज या मारपीट नहीं, जो ओरल अब्यूज होता है, यू आर वर्थलेस, ये जो ओरल अब्यूज होता है जिसका सीधा प्रभाव मानसिक स्थिति पर पड़ता है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो वो भी हिंसा के रूप में गिना जाना चाहिए। वर्क प्लेसेस पर इस तरह का अब्यूज, इस तरह की हिंसा, और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि नारी उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, इससे उसका सम्मान नहीं बढ़ रहा है। सशक्तिकरण का ये अर्थ नहीं कि सशक्तिकरण का अर्थ ये है, मैं किसी कंट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगी। सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि आपका, आपके समाज और परिवार पर एक मजबूत स्थान हो, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, ना कि देवी की दृष्टि से और ना ही उपभोग की वस्तु की दृष्टि से। एक व्यक्ति के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में और एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में अगर किसी स्त्री को देखा जा रहा है, अगर किसी स्त्री को समझा जा रहा है, तो ये वास्तव में
नारी सशक्तिकरण होगा, ये एक वास्तविक नारी सशक्तिकरण होगा। और बहुत सारी बातें होती हैं, लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, वेपन्स रखने चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ते क्राइम्स ने ये आज के समय में बहुत आवश्यक कर दिया है कि चूल्हा चौका रोटी के साथ साथ, मैं ये नहीं कहूंगी कि चूल्हा चौका रोटी के साथ नहीं, इसलिए नहीं कि आपको परिवार को खिलाना है, इसलिए कि आपको स्वयं भी खाना है। जहाँ एक तरफ लड़कों को भी चूल्हा चौका और रोटी बनाना आना चाहिए, लड़कियों को भी चूल्हा चौका रोटी बनाना आना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों को इतना मजबूत होना चाहिए, ना सिर्फ लड़कियों को ना सिर्फ लड़कों को, दोनों को इतना मजबूत होना चाहिए कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर सकें। तो जैसा मैं देख रही हूँ समय बहुत कम है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं अंततोगत्वा मैं अपने आप को कंक्लूड कर रही हूँ। मैं निष्कर्ष के रूप में सिर्फ ये कह सकती हूँ कि नारी को देवी के रूप में भी ना पूजें, उसे वस्तु के रूप में भी ना देखें, वो भी व्यक्ति है, हाड़ मांस का शरीर है, शारीरिक संरचनाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वो भिन्न नहीं है। सामाजिक स्तर पर उसकी भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिकरण माता और पिता दोनों करते हैं, परिवार करता है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी मम्मीज होंगी, बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी होंगी। आप लोग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, समाजशास्त्री के रूप में मैंने एक चीज देखी है कि हम अपनी जो मदर इन लॉ को इस बात पे बहुत अंदर से हमें खराब लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं। वास्तविकता ये है कि हम भी अपने बेटे को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। हमारी भी बहू आके हमें इसी बात पे कोसेगी कि हमने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं। तो सामाजिकरण का प्रारंभ लड़कियों के मजबूत बनने के साथ साथ लड़कों के समझदार बनने से भी हो। लड़कियों को मजबूत बनाए, लड़कों को मजबूत बनाए, दोनों को समझदार बनाए। और नारी सशक्तिकरण तब होगा जबकि महिलाओं को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, एक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर, और संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कई बार मुझे अनम्यूट किया। नहीं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य सर लाइन पे हैं आप? आदित्य सर अनम्यूट करें। आदित्य सर कर लिए आ रही आवाज? हाँ, मात्र 2-3 मिनट बचे हैं सर। ठीक है। ओके। संस्था के आदरणीय प्रेरणादायी प्राचार्य आदरणीय श्री जैन सर और विद्वान साथी, वरिष्ठ विद्वान साथी महाविद्यालय के और कनिष्ठ विद्वान साथी महामाया राजकीय महाविद्यालय के कनिष्ठ प्राध्यापक गण और इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे बहुत प्यारे बच्चे, सभी ने आज जो है जो ये महिला सामाजिक स्थिति का जो है मूल्यांकन आदरणीय मैम के द्वारा निधि मिश्रा, डॉक्टर निधि मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सारगर्भित रहा, बहुत नपातुला रहा। इस पे हम चर्चा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे अगर हम कितना भी समय दे दें तब भी कम पड़ेगा। मेरी राज्य सरकार की ये पूरी 6 महीने की योजना है, शारदीय नवरात्रि से वासंतिक नवरात्र तक 6 महीने का पूरा अभियान है कि इस महिलाओं के जो है असमानता पर गहन चर्चा हो। इस मिशन शक्ति के तहत 3 बिंदु लिए गए हैं जो मैम ने बड़े अच्छे ढंग से अपने वक्तव्य में, अपने व्याख्यान में लिया है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। और इन तीनों बिंदुओं पर बहुत चर्चा की आवश्यकता है। हमारे राज्य सरकार ने भी बहुत से कार्यक्रम किया है, बहुत से कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बहुत से कार्यक्रमों में महिला हेल्पलाइन है, बहुत से जो है योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। तो ये योजनाओं के द्वारा भी हम जो है उनकी विषमता देख सकते हैं। एक विषमता हम आंकड़ों के द्वारा जो है जानते हैं, जो मैम के द्वारा हुआ। राजनीतिक स्थिति में 1962 में लोकसभा में 6% महिलाओं का योगदान था, लेकिन आज 2014 में लोकसभा में केवल 11% योगदान है।
अगर कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा 75% योगदान कृषि में है, आधी आबादी महिलाओं की जो है कृषि में लगी है, कृषि में इनका योगदान केवल 12% है। अगर इनका जमीन का मालिकाना हक देखा जाए तो वहां का जो कृषक है, पुरुष कृषक है तो उसको कृषक कहा जाता है, अगर महिला के नाम जमीन है तो उसको मजदूर कहा जाता है। ये सब बहुत विसंगतियां हैं। अगर उनको मालिकाना हक दिया जाए तो व्यक्ति की पहचान बढ़ेगी, उनका अधिकार बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम इस 9 दिन में वेबिनार के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से इस पे जो है इनके स्तर पे, महिलाओं का भी बहुत अच्छा स्तर है, बहुत 3 स्तर पे, नीचे का स्तर ऐसा स्तर है जिसको उठाना हम लोगों की आज आवश्यकता है। हमारे जो इस जूम ऐप के जो 40 मिनट के वक्तव्य में मैम ने बहुत सारगर्भित ढंग से अपने विचार को रखा। हम आदरणीय प्राचार्य महोदय का जो है हृदय से आभार